हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राज नागर। तो अब तक अपन ने चैप्टर नंबर 3 का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। उसमें आगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके बारे में स्टडी किया जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाएगा। अब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? अपन जानते हैं कि एक जोड़ी अंडाशय को सम्मिलित किया जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय को सम्मिलित किया जाएगा, साथ में एक जोड़ी अंडवाहिनी कोमा एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि और फिर बाह्य जननेंद्रियां और फिर सहायक ग्रंथियां। ऐसे सबका सम्मिलित रूप मादा जनन तंत्र आएगा। और इस मादा जनन तंत्र से संबंधित जितने भी अंग हैं, उन सबको अपन रिजेंबल करें कि ये सब स्तन ग्रंथियों से भी संबंधित होते हैं। और जो स्तन ग्रंथियां होती है, उनके साथ साथ इसमें मादा जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया का भी काम होता है। अंडोत्सर्ग के बाद उसमें निषेचन से संबंधित घटना भी होती है। जैसे निषेचन हो जाता है तो प्रेगनेंसी की घटना भी होती है। प्रेगनेंसी जैसे हो जाती है तो उसके बाद शिशु जन्म का भी प्रोसेस होता है। शिशु जन्म के बाद उसकी देखभाल की प्रक्रियाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से जो ओवरव्यू देखा जाए कि जो मादा जनन तंत्र है, तो इसमें सबकी भूमिकाएं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंप्लीट होती है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि इसमें किस, और ध्यान में रखना, जो मादा जनन तंत्र होता है वह श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। मादा जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में, पेल्विक जो रीजन है यहाँ पर स्थित होगा। तो अपन देखते हैं कि इस तंत्र में किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, वो देखना। इस जनन तंत्र के अंतर्गत, इस जनन तंत्र के अंतर्गत इस जनन तंत्र के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाएगा? इस जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय को सम्मिलित किया जाएगा, एक जोड़ी अंडवाहिनी को सम्मिलित किया जाएगा, एक गर्भाशय को सम्मिलित किया जाएगा, एक सर्विक्स को, एक गर्भाशय ग्रीवा को सम्मिलित किया जाएगा। आ रहा है ना? उसके बाद एक योनि या वेजाइना को सम्मिलित किया जाएगा और बाह्य जननेंद्रियों को सम्मिलित किया जाएगा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आदि को सम्मिलित किया जाता है, आदि को शामिल किया जाता है। जो भी अपन ने भाग बताए हैं, उन भागों का अपन यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। जनन तंत्र कहाँ पर स्थित होता है?
अपन बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र श्रोणी क्षेत्र में पेल्विस रीजन में स्थित होता है। कहाँ पर होगा? पेल्विस रीजन में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होगा? पेल्विस रीजन में स्थित होगा। और इस जनन तंत्र के यह सभी अंग, इस जनन तंत्र के यह सभी अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ, किसके साथ? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। क्या होते हैं? संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। अपन कह सकते हैं कि जो मादा जनन तंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? श्रोणी क्षेत्र में स्थित है। और इस जनन तंत्र के अंतर्गत जो भी सभी अंग है वो सभी अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या मिलती है? जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, जिसे अपन बोला जाता है ओव्यूलेशन। जैसे अंडोत्सर्ग हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कंडीशन होती है? जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसको बोला जाता है गर्भता, फिर उसको बोला जाता है प्रेगनेंसी। उसको क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? प्रेगनेंसी बोला जाएगा। फिर प्रेगनेंसी जैसे हो जाएगा तो फिर क्या सम्मिलित किया जाएगा? शिशु का जन्म होगा। क्या होगा? शिशु का जन्म होगा। और फिर क्या होगी? शिशु देखभाल की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या सम्मिलित किया जाएगा? शिशु देखभाल की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाएगा। या आप कह सकते हैं शिशु देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है कि किस प्रकार से शिशु का देखभाल होगा। मादा जनन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। फर्स्ट है ओवेरी, जिसे अंडाशय बोला जाता है, एक जोड़ी होती है। सेकंड पॉइंट ओविडक्ट होती है, अंडवाहिनी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है। यूटेरस मतलब गर्भाशय, ये भी एक होता है। सर्विक्स मतलब गर्भाशय ग्रीवा, एक सिंगल होती है। वेजाइना सिंगल होती है। एक्सटर्नल जेनिटलिया जैसे अपन बोला जाता है बाह्य जनेंद्रिया भी सिंगल होती है। एसेसरी ग्लैंड्स में काउपर ग्लैंड आ जाएगी, बार्थोलिन ग्लैंड्स आ जाएगी, स्तन ग्रंथियां आ जाएगी। इन सबको सम्मिलित रूप से अपन क्या बोला जाता है? मादा जनन तंत्र के भाग कहा जाता है।
डायग्राम देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका डायग्राम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, पोज करके बना लेना। इसमें अपन ने देखा कि एक जोड़ी ओवेरी को सम्मिलित किया गया है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। दूसरी कंडीशन है एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओविडक्ट होती है, एक गर्भाशय होता है, एक सर्विक्स होती है और साथ में उस सर्विक्स के अंदर ही सर्वाइवल कैनाल होती है, वेजाइना होती है, फिर बाहर बग होता है जिसे अपन बाह्य जननेंद्रिय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बाह्य जननेंद्रिय बोला जाएगा। फिर स्तन ग्रंथियां अलग से अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अपन कहें कि स्टार्टिंग में पहले बात करें कि जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय को इंक्लूड किया जाएगा जो कि एक प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के रूप में काम करता है, क्योंकि प्राथमिक जो लैंगिक जनन अंग होगा उसी में ही युग्मक का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अभी फिर अपन अंडाशय के बारे में पूरा डिस्क्राइब देखेंगे, किस प्रकार से प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी oocyte बनती है, सेकेंडरी oocyte बनती है, फिर टर्शरी oocyte बनती है, फिर किस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने से किस प्रकार से ओवम बाहर निकलता है, फिर साथ में अपन देखेंगे किस प्रकार से कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से कार्पस एल्बिकेंस बनता है। ये पूरा का पूरा अपन एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, ये अंडाशय हो गया। अंडाशय के संपर्क में क्या है? अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी क्या करती है? जो अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं उस अंडाणु को जिस प्रकार से अंडाशय है, इस अंडाशय को पूरी की पूरी जो अंडवाहिनी इस प्रकार से पैक करे रहती है, ऐसे जकड़ी रहती है। मतलब जो अंडवाहिनी होती है उस पर अंगुली के समान जो उभारनुमा संरचना पाई जाती है उसे फिम्बरी बोला जाता है। और ये फिम्बरी क्या करती है? अंडाशय को पूरी तरह से घेरती है। जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलेगा उस अंडाणु को ट्रांसफर करने का, अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है उस अंडाणु को अंडवाहिनी में ट्रांसफर या उसको खींचने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? फिम्बरी के माध्यम से। जैसे अंडाशय से अंडवाहिनी में अंडाणु आएगा, वो अंडाणु कहाँ पर थोड़ा सा क्या करेगा? ऐसे लुढ़केगा, राउंड करेगा, फ्लेक्सिबल करेगा। मतलब आप कह सकते हो वहाँ से गुड़क करके, क्योंकि हम अपन जानते हैं कि अंडाणु में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई गति नहीं करता, मोटाइल नहीं होता। तो ये यहाँ पर एम्पुला वाले भाग में आ जाएगा और यहाँ पर ही दौड़ा दौड़ा स्पर्म पहुँचेगा। एम्पुला भाग में ही क्या पहुँचेगा? स्पर्म पहुँचेगा, शुक्राणु पहुँचेगा, दौड़ दौड़ करके आएगा और बहुत सारे शुक्राणु आकर के इसके ऊपर लिपट जाएंगे, गले मिल जाएंगे। मतलब कोई ना कोई एक, इनमें से हजारों लाखों शुक्राणु में से, स्पर्म में से केवल एक अंडाणु से, लाखों शुक्राणु में से केवल एक ही शुक्राणु उसको फर्टिलाइज करेगा। आगे फिर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर अंडाशय में क्या होता है? एक प्रकार से इसको अंडवाहिनी बोला जाता है, फेलोपियन नलिका बोला जाता है। और यहाँ पर इस फेलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है, क्योंकि अंडाशय में अंडवाहिनियाँ दो होती है। अपन बोला जाता है कि जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी जो होती है ना, इसमें ही क्या होता है? अंडवाहिनी होती है, इस अंडवाहिनी में ही क्या करा जाता है? जब एक प्रोसेस होती है ट्यूबेक्टोमी की, क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी मतलब एक स्टेराइल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड के थ्रू क्या करते हैं? सर्जरी के माध्यम से जो मादा की जो अंडवाहिनी होती है उसको कट कर दिया जाता है, जिससे परमानेंट एक स्थायी मेथड होता है, जिससे क्या होता है? निषेचन की क्रिया जो भी होती है पूरी तरह से रुक जाती है, क्योंकि वहां तक शुक्राणु नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि सर्जिकल मेथड के द्वारा काट दिया जाता, फिर उनको धागे के माध्यम से बांध दिया जाता। ऐसी प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आगे अलग से चैप्टर भी है किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेंटेन करता है। दूसरी कंडीशन है कि जो गर्भाशय
जो अंडवाहिनी होती है उस अंडवाहिनी से जुड़ी हुई, जिस प्रकार से ये बोल लो ये वाले हाथ है, ये अंडवाहिनियां हैं ऐसे जुड़ी हुई है, ये शुक्राणु अंडाणु लेगी, ये पूरा जो पार्ट है पूरा एक गर्भाशय वाला जो पार्ट मान सकते हैं। और इस गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो गर्भाशय होता है ना 3 कवर के द्वारा कवरित होता है। गर्भाशय के सबसे बाहर पाए जाने वाला आवरण पेरीमेट्रियम कहलाता है, परिगर्भाशय कहलाता है। परिगर्भाशय के अंदर की ओर मध्य वाला जो आवरण होगा उसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। आंतरिक जो आवरण होता है उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम। ध्यान में रखना, ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ये हार्मोन की वजह से ही एक तरह से लसलसा चिपचिपा लेयर होती है, ब्लड से बनी हुई होती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस होती है तो इसी पर आकर के क्या चिपकता है, जो भी गर्भाशय से ही, गर्भाशय में जो चिपचिपा होता पार्ट, इसी से आकर के भ्रूण आकर के चिपकेगा और यहाँ पर ही भ्रूण का विकास होगा। एक गर्भाशय होता है, गर्भाशय आकर के गर्भाशय ग्रीवा में जाकर के खुलता है, गर्भाशय ग्रीवा से ही अटैचमेंट क्या होती है, योनि होती है, फिर यहाँ से सेक्सुअल कोइटस की प्रोसेस आगे फॉलो की जाती है। इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय में 3 आवरण हो गए, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है, रज चक्र के दौरान ही बाहर निकलती है। ये अपन रज चक्र वाला पॉइंट चलेगा, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम आवरण होता है रज चक्र के माध्यम से ही जो मेंस्ट्रुअल चक्र आता है उस दौरान क्या होता है, ब्लड के रूप में ये बाहर निकलती है। ये परत टूटती है, वापस चक्र कंप्लीट होने के बाद वापस इस लेयर का फॉर्मेशन होता है, फिर वापस टूटते। इस प्रकार से मंथ दर मंथ, मतलब एक जो लेडी होती है अपने जीवन काल में जैसे 12 से 14 वर्ष की होगी वहां पर रज चक्र आना स्टार्ट होगा, उसको रजोदर्शन कहा जाता है। और 45 से 50 वर्ष की एज में रज चक्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 45 से 50 वर्ष की एज में रज चक्र समाप्त हो जाता है, उस कंडीशन को रजोनिवृत्ति बोला जाता है। और क्या होता है, जो रज चक्र होता है, रज चक्र के टाइम पर कोई भी उत्तेजना की संभावनाएं नहीं होती। जिस प्रकार से अपन ने देखा है कि मध चक्र होता है, अन्य जो जानवर होते हैं उनमें मध चक्र होता है। मध चक्र के टाइम पर क्या होती है, मादा होती है उसमें उत्तेजना होती है, लेकिन जो मादाएं होती है, स्त्रियां होती है जिनमें रज चक्र पाया जाता है, वहां पर रज चक्र के टाइम पर कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। रज चक्र के बाद कुछ टाइम बाद ही उत्तेजना की पॉसिबिलिटीज होती है। इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा कि जो उसके बाद गर्भाशय के बाद सर्विक्स आएगी, सर्विक्स के अंदर सर्वाइवल कैनाल पाई जाएगी। जो सर्विक्स होता है इसका एक सिरा जो वेजाइना से जुड़ा रहता है उसको एक्सटर्नल ओस कहा जाता है। एक सिरा जहाँ पर छिद्र होता है उसे इंटरनल ओस का 2 छिद्र पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन वेजाइना पाई जाती है, इस वेजाइना की ओपनिंग होती है और इस वेजाइना के ओपनिंग वाले स्थान पर हाइमन मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, हाइमन झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार आपसे एक पूरा डायग्राम का व्यू देख सकते हैं। कोई डायग्राम में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज है। आगे देखते हैं अंडाशय की संरचना कि अंडाशय किस प्रकार से एक प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में काम करता है, किस प्रकार से एक युग्मक का निर्माण करता है, किस प्रकार से जुड़ा रहता है। आगे अपन देखते हैं कि जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय होता है वो एक प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में काम करता है? प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में काम करता है। और ये एक जोड़ी होता है, कितनी बार अपन ने बोल दिया। साथ में ये क्या करता है, उदर जो गुहा होती है उस उदर गुहा में जो अंडाशय का गर्त होता, गड्ढा होता, वहां पर स्थित होता है। दूसरी कंडीशन है जो अंडाशय की लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है अंडाशय की लंबाई? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। जो क्या होता है, जो श्रोणी भित्ति होती है, साथ साथ में जो अंडा गर्भाशय के जो स्नायु होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट और गर्भाशय की स्नायु से ये आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। दूसरे अपन बात करें कि जो ओवेरी होती है वो एक तरह से मेल गेमेट का फॉर्मेशन भी करती है, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है, और साथ साथ में अनेक स्टीरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। मतलब ओवेरी के द्वारा
ओवेरी के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मतलब एक तरह से स्टीरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ से किया जाता है। और ये हार्मोन ही क्या करते हैं, मादा में विभिन्न लक्षणों को, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। मतलब द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को बनाए रखने में किसका रोल होता है, अंडाशय का रोल होता है। पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी आंतरिक संरचना का डिटेल देखेंगे। आगे देखते हैं कि मादा जनन तंत्र जो होता है, आप कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में प्राथमिक, मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग के रूप में, प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय होता है, अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय होता है। प्राथमिक जननांग के अंग के रूप में क्या पाया जाता है, प्राथमिक जननांग के रूप में क्या होता है, अंडाशय पाया जाता है। और क्या होता है, यह एक जोड़ी होता है। क्या होता है भैया, एक जोड़ी होता है। और ये उदर गुहा में, यह उदर गुहा में, कहां पर, उदर गुहा में अंडाशय, उदर गुहा में अंडाशय गर्त में स्थित होता है, अंडाशय गर्त में स्थित होता है। कहां पर स्थित होगा, जो उदर गुहा रहेगी उस उदर गुहा में अंडाशय गर्त में स्थित होगा। और प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होगी भैया, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और यह श्रोणी भित्ति, और यह श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से, श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु या लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है, स्नायु या लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ओवेरी क्या क्या काम करती है, ओवेरी मादा युग्मक व स्टीरॉयड हार्मोन व अनेक स्टीरॉयड हार्मोन का स्त्रवण करती है। क्या करती है, ओवेरी क्या करती है, एक तो मादा युग्मक का और अनेक स्टीरॉयड हार्मोन का स्त्रवण करती है। स्टीरॉयड हार्मोन की बात करें तो एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और एक एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यह उदर के निचले भाग के, उदर के निचले भाग के, यह उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक
अंडाशय स्थित होता है, एक अंडाशय स्थित होता है। आप कह सकते हो डायरेक्ट कि जो अंडाशय होता है यह उदर गुहा के निचले भाग के दोनों ओर एक एक स्थित होते हैं। ये वाली टर्म भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं अंडाशय की संरचना। किसकी बात करते हैं? अंडाशय की संरचना। अंडाशय की संरचना में क्या क्या देखते हैं अपन, आगे देखते हैं। अंडाशय की संरचना, पहले कॉमन इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन पूरा डायग्राम बनाएंगे। अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट लिया जाता है। इसका अनुप्रस्थ काट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अनुप्रस्थ काट लिया जाता है। अनुप्रस्थ काट लिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इस अनुप्रस्थ काट में, इस अनुप्रस्थ काट में अंडाशय को घेरे हुए, इस अनुप्रस्थ काट में अंडाशय को घेरे हुए आवरण पाया जाता है। अंडाशय को घेरे हुए आवरण पाए जाते हैं, या आवरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंडाशय को घेरे हुए आवरण पाए जाते हैं, जिसमें बाहर से अंदर की ओर निम्न परतें पाई जाती है। बाहर से अंदर की ओर निम्न परतें पाई जाती है। निम्न परतें पाई जाती है। पहली परत है सबसे बाहरी परत के रूप में क्या होगी? सबसे बाहरी परत। ये सब डायग्राम में दिखाया जाएगा। सबसे बाहरी परत हो जाएगी विसरल पेरिटोनियम। सबसे बाहरी परत कौन सी होगी? विसरल पेरिटोनियम। सबसे बाहरी परत कौन सी रहेगी? विसरल पेरिटोम रहेगी। मध्य परत कौन सी रहेगी? जनन उपकला। मध्य परत के रूप में कौन काम करेगा? जनन उपकला, जिसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। जो आंतरिक जो परत रहेगी, सबसे आंतरिक परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। सबसे आंतरिक परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब 3 पार्ट में 3 पार्ट्स को घेरे हुए, इन 3 पार्ट्सों को घेरे हुए जो अंडाशय होता ना, वो 2 भागों में बटा होगा। एक तो अंडाशय का पेरीफेरी वाला भाग रहेगा, परिधीय भाग रहेगा, उसको कोर्टेक्स बोला जाएगा। जो मध्य वाला भाग रहेगा उसको मेडुला कहा जाएगा।
नोट डाल करके अपने इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है। उपकला मतलब एपिथेलियम। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है, एक पतली उपकला से ढका होता है जो कि अंडाशय स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, अंडाशय का जो स्ट्रोमा होता है उससे जुड़ा होता है। और यह स्ट्रोमा दो क्षेत्रों में विभक्त होता है। यह स्ट्रोमा दो क्षेत्रों में विभक्त होता है। फर्स्ट है परिधीय कॉर्टेक्स, जिसे आप बोल सकते हो वल्कुट। पेरीफेरल कॉर्टेक्स, कौन सा, पेरीफेरल कॉर्टेक्स। सेकंड है आंतरिक मध्यांश। कौन सा रहेगा, आंतरिक, जिसे बोला जा सकता है आप इनर मेडुला। ये दो भागों में विभक्त होगा। स्ट्रोमा कितने भागों में विभक्त होगा, दो भागों में विभक्त होगा। इसके बाद आप नोट डाल करके भी लिख सकते हो, अंडाशय कैसा होता है, अंडाशय टॉस होता है। क्या होता है, और साथ साथ में और अंडाशय के भीतर क्या बना होता है, और अंडाशय के भीतर संयोजी ऊतक का बना, अंडाशय के भीतर संयोजी ऊतक का बना सघन क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सघन क्षेत्र पाया जाता है। जो अंडाशय तो सॉलिड होता है और अंडाशय के भीतर संयोजी ऊतक का बना सघन क्षेत्र पाया जाता है, या सघन क्षेत्र होता है, डेंस क्षेत्र होता है, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाएगा। तो आगे इस चैप्टर को आगे हम डिटेल से देखेंगे। अगले लेक्चर में अपने इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।